हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और उनके पूछने का अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप याद कर लेंगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी तरह के आपके बनते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे, आपके इसमें 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको बताना है और अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अगर हम बात करें 7 दिसंबर 1946 को हुई थी, या फिर आपकी 8 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 9 दिसंबर 1947 को हुई थी, या फिर डी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की अगर हम प्रथम बैठक की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो कि दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो चलिए हम सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें जो कौन बना था, प्रथम संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाने वाला कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये किस आधार पर चुने गए थे, तो बुजुर्गी के आधार पर संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिस आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तब भी आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर हम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपकी दूसरी बैठक हुई थी, संविधान की दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से क्या चुन लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ये अनुसूची का संबंध है। तो पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। पहले आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो भाषा से संबंधित था 33 अनुसूची, या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है, या फिर शपथ से संबंधित है, या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तो संविधान सभा की 33 अनुसूची की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा शपथ। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ की बात कही गई है, ठीक है। तो हम और ऑप्शंस की बात करें, भाषा की बात करें तो कौन सी अनुसूची में हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। अगर हम राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात करें, प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो आपकी चौथी अनुसूची जो है वो आपकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगर हम महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की बात करें तो ये कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची दूसरी अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी, तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय स्वरूप की बात करें तो कहाँ से हो जाएगा, ए ब्रिटेन होगा, या फिर बी अमेरिका होगा, या फिर सी आयरलैंड होगा, चौथा या फिर रूस हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा उस पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। तो संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। रूस की बात करें तो क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम।
तो देखिए आपका क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में विधायिका है, तो संसदीय प्रणाली में विधायिका क्या क्या है? तो ए कार्यपालिका से सर्वोच्च है, पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीनस्थ है, या फिर सी कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार है, या फिर डी न्यायपालिका के अधीनस्थ है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका से सर्वोच्च। ठीक है, संसदीय प्रणाली में विधायिका जो है वो संसदीय प्रणाली में विधायिका जो है कार्यपालिका से सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सामने है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से निहित है? तो पहली चीज आपका पहला क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिए हैं सामने, मौलिक कर्तव्य में, दूसरा मौलिक अधिकारों में, तीसरा नीति निर्देशक तत्वों में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है। जब बात राज्य की आएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है? राज्य को कार्य करने के लिए, राज्य के हित के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, उस हिसाब से राज्य कार्य कर सकता है। ठीक है, कार्य करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो कोई सज़ा इसमें नहीं है। ठीक है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता। तो कल्याणकारी, अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से? तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। वह जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया है? ए ऑप्शन है 1952, बी है 1950, सी है 1963, डी है आपका 1956। तो अगर हम आंसर की बात करें, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1956। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। भाषाई आधार पर, ठीक है, राज्य को क्या हुआ है? पुनर्गठन की। जब बात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात होगी तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए भाषाई आधार पर राज्य का गठन कौन सा राज्य सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1953 को 53 को आपका आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषाई आधार पर घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो जो आपका पूर्व था लिया है, पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी विशेष दर्जे की बात हो रही है। तो विशेष दर्जा कौन से एक अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 370, डी आपका हो जाएगा अनुच्छेद 394। ठीक है, तो आपका जो सी वाला है आपका सी है आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। का जो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो ए ऑप्शन भाग 4 होगा, बी भाग 3 होगा, या फिर सी भाग 1 होगा, डी आपका भाग 6 होगा। तो आपके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? जब बात मौलिक अधिकारों की कही जाए, बात किसकी कही जाए? मौलिक अधिकारों की कही जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आपका 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा, निजता का अधिकार यानी जीवन की रक्षा, निजता का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद हम ए के ऊपर देखें तो अनुच्छेद 20 होगा, या फिर अनुच्छेद 21, सी हो जाएगा अनुच्छेद 22, या फिर डी हो जाएगा अनुच्छेद 23। तो अगर हम निजता की बात करें, जीवन रक्षा की बात करें, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 21, अनुच्छेद 21, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत आपको निजता का अधिकार प्राप्त है। ये प्राण, और याद रखिएगा इस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, और इसमें निजता का अधिकार भी जोड़ा गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी किसी के इसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो चलिए हम और ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। अगर हम 20 की बात करें, आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है,
तो 22 की बात करें, अगर हम 22 की बात करें तो 22 में क्या हो जाएगा आपका गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक है। अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें बालाश्रम से संबंधित है, यानी किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जबरन किसी भी तरह का कार्य नहीं कराया जा सकता और इंसान की खरीद फरोख्त पर मनाही की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। का यहाँ पे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। अगर हम ए की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 है, या फिर बी 21 है अनुच्छेद। अगर हम सी की बात करें तो 14 से 18 हो जाएगा, या फिर अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 25 से 28, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगर हम 21 की बात करें तो अभी बात की है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार 21 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो समता का अधिकार है। ठीक है, विधि के समक्ष समता है 14 में है, और अगर 14 से 18 की बात करें तो आपका समता यानी समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या फिर खान या किसी अन्य खतरनाक कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, सी है आपका अनुच्छेद 26, डी है आपका अनुच्छेद 27। तो अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, तो बच्चों को जो बाल श्रम से संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 24 है। इसी के अंतर्गत बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। कितने वर्ष से कम बच्चे से नहीं कराया जा सकता, तो 14 वर्ष से कम बच्चे के। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है 6 से 18, 6 से कुछ इस तरह का बना के कहानी दे देते हैं, तो याद रखना है 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं वो किस में आ जाते हैं, बालकों से संबंधित होते हैं, और उनसे अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिट जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करता है, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसमें ये पूछा है कि किस याचिका रिट का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, सशरीर प्रस्तुत करो। तो ये किसका अर्थ है, तो हम पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। पहला ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रेक्षा, चौथा उत्प्रेक्षण। तो अगर हम उत्प्रेक्षण की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि आंसर आपका देखिए यहाँ पे साफ लिखा है सशरीर प्रस्तुत करो। तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर किसके सामने प्रस्तुत करना होता है, दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होता है, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है सशरीर प्रस्तुत करो, यानी बंदी जो है, जो गिरफ्तार है, उसे क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करना है। तो सशरीर यानी शरीर को किसके सामने पेश करना है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो आपका 14वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या लेख जो रिट जारी करते हैं इनमें से कौन सा रिट नहीं है। तो सबसे पहली बात, मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। पहली बात, कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो रिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी नहीं की जाती है। तो देखो कुछ रिट के नाम दिए हैं। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा बी अधिभार रक्षा, तीसरा अधिकार प्रेक्षा, चौथा उत्प्रेक्षण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर की हम बात करें, आपका आंसर हो जाएगा अधिभार रक्षा। तो ये इस नाम का कोई भी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। है शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है, यानी शिक्षा का जो अधिकार जो कानून बनाया गया है किस आयु के बालकों के लिए है। तो आपके ऑप्शन है ए 6 से 14 वर्ष की, बी 8 से 18 वर्ष की, सी 6 से 12 वर्ष के बालकों के लिए,
डी 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए। तो आपका अगर ऑप्शन की बात करें आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अधिकार के तहत दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, शिक्षा के अधिकार की बात की है, 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा को 21A के तहत। ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी संविधान में किसी भी प्रकार का चेंजेस करने के लिए, कुछ चीज़ें नई ऐड करने के लिए या फिर कुछ चीज़ें वहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो जो शिक्षा का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था, बाद में उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। तो जब मौलिक अधिकार बनाया गया तो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 21A के तहत जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट है कि कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि संशोधन करना पड़ता है कुछ भी चेंजेस करने के लिए। ठीक है। तो संशोधन कौन सा हो जाएगा, आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ 86वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आपका 16वां क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार किस श्रेणी में शामिल है। ठीक है। तो किस श्रेणी में शामिल है, तो आप ध्यान रखेंगे पहला ए ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार है, या डी प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है। तो अब हम इसके ऑप्शन आंसर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है, संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, तो ये संवैधानिक अधिकार है या फिर मौलिक या फिर कानूनी या फिर प्राकृतिक। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार है। तो चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, पहले मौलिक अधिकार था, उसको वहाँ से हटाकर कहाँ पे रख दिया गया, आपका 19F से, सॉरी आपका ये यहाँ पे लिख देती हूँ, 19F से हटाकर और अनुच्छेद 31 से हटाकर कहाँ पर रख दिया गया है, तो आपका कहाँ रख दिया गया, 300A में आपके संपत्ति के जो अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मैंने आपको बताया था संविधान में कुछ भी चेंजेस करने के लिए संशोधन करना पड़ता है, तो कौन से संशोधन के तहत किया गया था, तो आप याद रखेंगे आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा संशोधन हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो कानूनी अधिकार, जो मौलिक अधिकार, संपत्ति अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन की 17वें नंबर की जो 17 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है। तो जो आप जानते हैं कुछ बातें हम पहले मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात, मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि आपको मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकार किसका महत्व को घटाते हैं, तो किसके महत्व को घटाते हैं, मौलिक अधिकार राज्य के महत्व को घटाते हैं। याद रखिएगा जो ये क्वेश्चन है ना, मौलिक अधिकार जो है किसके महत्व को घटाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका अभी जल्दी का पेपर आपका इलाहाबाद वाला जो हुआ था उसमें ये पूछा गया है कि किसके महत्व को घटाता है। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के महत्व को घटाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप राज्य को भी छोड़कर सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, राज्य का महत्व जो है वो घट जाता है। ठीक है। तो चलिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार हैं किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों को किस तरह से हटाया जा सकता है, किस तरह से उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। किस स्थिति में उनको कुछ समय के लिए हटाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन की बात करें तो यदि संसद 2/3 मतों से कानून पारित कर दे तब हटाया जा सकता है, या फिर बी यदि सर्वोच्च न्यायालय आदेश कर दे तब हटाया जा सकता है, और सी यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय इसका आदेश करे तब, या फिर कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय इसका आदेश करे। आपातकाल के समय राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है, लेकिन किसको छोड़कर, तो आप याद रखेंगे आपका जो निलंबित करने का
जो आपका 21-22 है उसको छोड़ करके आपके सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो आपके ऑप्शन पे नजर डालते हैं। भाग ए में, सॉरी, ए ऑप्शन है भाग 4 में, या फिर बी भाग 1 में, सी भाग 2 में, या फिर डी भाग 3 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके आंसर पे बात करें हम, आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत स्थित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक है सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन्हें DPSP करके भी लिखकर आ जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हिंदी में भी कभी कभी क्या होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं देते हैं, सीधे लिख देते हैं DPSP किस देश से के संविधान से प्रेरित है। तो आपके ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो ए क्या हो जाएगा? आयरलैंड, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से संबंधित है? पहले भी ये चीज़ मैंने बताई है, आयरलैंड से संबंधित है। आगे बात करें तो अमेरिका से क्या क्या संबंधित है? अमेरिका से देखो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से संबंधित हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हो जाएगी आपकी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की विधा, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, जो ऊंची ऊंची चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सब कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा से आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था। तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा। अमेरिका से आप जानते ही हैं संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका से हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप जानते ही हैं समवर्ती सूची का प्रावधान हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा हो जाएगी। अगर कनाडा की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। देखिए ऑप्शन पे बात करें हम, ऑप्शन पे बात करें तो ए है आपका, सॉरी एक सेकेंड, एक दूसरे से अलग है, दूसरा बी एक समान है, तीसरा नैतिक सिद्धांत है, या चौथा वैधानिक सिद्धांत है। तो देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? वो व्यक्ति को जो जन्म से प्राप्त हो जाते हैं वो अधिकार हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वो हैं जो किसी भी राज्य को निर्देश देने के लिए, यानी राज्य को किस तरह से काम करे जिससे लोगों का कल्याण हो सके, हित हो सके, उसमें निर्देश दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो राज्य को किस तरह से काम करना चाहिए ये सारी बातें किसमें बताई गई हैं? नीति निर्देशक तत्व में। जबकि मौलिक अधिकार वो क्या है? वो हमारे अधिकार हैं जो जन्म से ही व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आप खुद ही देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके जितने क्वेश्चन हुए हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, तो उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।